हेलो स्टूडेंट्स। लाइफ प्रोसेसेस चैप्टर का हम फर्स्ट वीडियो लेसन पढ़ रहे हैं जिसमें हम पढ़ेंगे न्यूट्रिशन इन प्लांट्स के बारे में। सबसे पहले देख लेते हैं कि लाइफ प्रोसेसेस क्या होते हैं। तो वो सभी प्रोसेसेस जो ऑर्गेनिज्म के लाइफ को मेंटेन करने के लिए एसेंशियल होते हैं उनको हम लाइफ प्रोसेसेस कहते हैं। जैसे कि न्यूट्रिशन न्यूट्रिशन में जो ऑर्गेनिज्म है वो सराउंडिंग से अपने फूड ऑब्टेन करता है और एंड देन उसके बाद में उसका यूटिलाइजेशन करता है। रेस्पिरेशन रेस्पिरेशन में ऑक्सीजन गैस का इंटेक होता है और ये ऑक्सीजन गैस आगे फूड में कंबाइन होकर एनर्जी प्रोड्यूस करती है और साथ ही साथ में जो कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होती है वो बॉडी के बाहर रिलीज कर दी जाती है। ट्रांसपोर्टेशन में हम देखते हैं कि डिफरेंट सब्सटेंसेस का ट्रांसपोर्टेशन प्लांट्स में, एनिमल्स में और ह्यूमन बींग्स में होता है। ह्यूमंस में ये जो ट्रांसपोर्टेशन है वो ब्लड के थ्रू होता है। तो ब्लड में सभी सब्सटेंसेस डिजॉल्व हो जाते हैं जैसे कि हार्मोन्स हैं, एंजाइम्स हैं, फूड है, ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, ये सभी ट्रांसपोर्ट होते हैं ब्लड के थ्रू। प्लांट्स में जाइलम एंड फ्लोएम होता है जो सब्सटेंसेस का ट्रांसपोर्टेशन करता है। एक्सक्रीशन एक इम्पॉर्टेंट प्रोसेस है, लाइफ प्रोसेस, जिसमें कि जो वेस्ट मटेरियल होता है बॉडी का वो बाहर रिमूव कर दिया जाता है। ह्यूमंस में हम एक्सक्रीशन में पढ़ते हैं कि किस तरीके से ब्लड में जो इम्प्योरिटीज हैं, जो वेस्ट प्रोडक्ट हैं, एक्सेस वाटर है, वो किडनीज इन सभी को अलग करते हैं, सेपरेट करके यूरिन फॉर्मेशन करते हैं। ये सब लाइफ प्रोसेसेस हैं। इनके अलावा और भी लाइफ प्रोसेसेस हैं, तो यहाँ पे हमने कुछ लाइफ प्रोसेसेस को मेंशन किया था। अब इनमें से सभी लाइव प्रोसेसेस को हमें पढ़ना है हमारे आगे के जो वीडियो लेसन होंगे। सबसे पहले हम यहाँ पे पढ़ेंगे अभी न्यूट्रिशन के बारे में। तो न्यूट्रिशन जो है वो एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें ऑर्गेनिज्म अपने सराउंडिंग से अपने फूड को ऑब्टेन करते हैं और ऑब्टेन करने के बाद उस फूड का यूटिलाइजेशन करते हैं। अब यूटिलाइजेशन में क्या आता है, यूज, कि हम फूड क्यों खाते हैं। इसलिए खाते हैं क्योंकि फूड से हमें क्या मिलता है, एनर्जी मिलता है। क्या मिलता है हमको, एनर्जी। तो इसलिए हम फूड खाते हैं। दूसरा, हमारे बॉडी का जो ग्रोथ और डेवलपमेंट है, ठीक है, वो भी किसके थ्रू होता है, फूड के थ्रू होता है, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ठीक है। इसके बाद में हमारी बॉडी का जो इम्यूनिटी है वो भी फूड की वजह से ही डेवलप होता है। तो हम किस टाइप का फूड खाते हैं उसी टाइप की हमारी इम्यूनिटी रहेगी। ठीक है। तो अभी आजकल आप देख ही रहे हैं कोरोना वायरस का जो डिजीजेस जो है स्प्रेड हो रही है। तो उसमें बता रहे हैं कि जो पर्सन्स की इम्यूनिटी स्ट्रांग है उन पर्सन को वो डिजीज जो है वो बहुत ज़्यादा अफेक्ट नहीं कर पाती है। तो इम्यूनिटी स्ट्रांग होने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, फूड जो है वो अच्छा खाना पड़ेगा। इम्यूनिटी के बाद में फूड से बॉडी के जो डैमेज सेल्स होते हैं, टिश्यूज होते हैं, उनका रिपेयरमेंट ऑफ डैमेज सेल्स एंड टिश्यूज, वो भी किसकी वजह से हो रहा है, फूड की वजह से हो रहा है। तो इसलिए हम लोग फूड कंज्यूम करते हैं या कोई भी ऑर्गेनिज्म फूड कंज्यूम करता है। अब इसमें हम देखते हैं कि न्यूट्रिशन जो है वो मेनली दो टाइप का होता है, ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन एंड हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। यहाँ पे हम ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन पढ़ेंगे। तो क्या है, इट इज़ अ टाइप ऑफ न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिज्म सिंथेसाइज देयर ओन फूड। इस टाइप के न्यूट्रिशन में ऑर्गेनिज्म अपना फूड खुद से ही फॉर्म करता है, प्रिपेयर करता है। लेकिन किससे प्रिपेयर करता है वो समझना जरूरी है। सिंपल इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस से प्रिपेयर करता है और वो सिंपल इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस क्या है, वाटर है और कार्बन डाइऑक्साइड है। तो ऐसे जो भी प्लांट्स ऐसे जो भी ऑर्गेनिजम्स जिनमें ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन होता है उनको हम ऑटोट्रॉप्स कहते हैं। इनके जो बेस्ट एग्जांपल हैं वो हैं ग्रीन प्लांट्स। ठीक है। और ग्रीन प्लांट्स अपना फूड प्रिपेयर करते हैं फोटोसिंथेसिस प्रोसेस से। फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में क्या होता है, प्लांट्स जो हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, ये इन सिंपल इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस का यूज करते हैं। सनलाइट एनर्जी के प्रेजेंस में क्लोरोफिल ऑलरेडी जो ग्रीन पार्ट्स होते हैं उनके अंदर प्रेजेंट होता है। इन सब के रिएक्शन से ऑक्सीजन गैस और कार्बोहाइड्रेट का फॉर्मेशन होता है। अब क्लोरोफिल जो है वो वाइटल प्लांट पिगमेंट है। वाइटल मीन्स होता है इंपॉर्टेंट प्लांट पिगमेंट है। क्लोरोफिल जो है वो
ग्रीन कलर का पिगमेंट होता है जो कि प्लांट के ग्रीन पार्ट्स में प्रेजेंट होता है, ठीक है। और ये एक कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस है जो कि कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन एंड मैग्नीशियम से बना होता है। यहाँ पे एक बात ध्यान रखने वाली है कि जो मैग्नीशियम मेटल होता है वो इस क्लोरोफिल मॉलिक्यूल के सेंटर में प्रेजेंट होता है। तो कभी कभी ये 1 मार्क क्वेश्चन में आ भी जाता है कि नेम द मेटल विच इज प्रेजेंट इन द सेंटर ऑफ क्लोरोफिल मॉलिक्यूल, ठीक है। वैसे तो क्लोरोफिल मॉलिक्यूल बहुत सारे टाइप के होते हैं, लेकिन यहाँ पे दो जो क्लोरोफिल मॉलिक्यूल है वो इंपॉर्टेंट होते हैं, क्लोरोफिल ए एंड क्लोरोफिल बी। क्लोरोफिल ए को हम प्राइमरी फोटोसिंथेटिक पिगमेंट कहते हैं क्योंकि ये लाइट एनर्जी का केमिकल एनर्जी के कन्वर्जन में पार्टिसिपेट करता है, ठीक है। अब हम देखेंगे कि क्लोरोफिल जो है वो कहाँ पे प्रेजेंट होता है प्लांट के अंदर। वो प्रेजेंट होता है क्लोरोप्लास्ट सेल ऑर्गेनल में, ठीक है। ये जो सेल ऑर्गेनल है वो डबल मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल्स होते हैं। हमने प्रीवियस क्लासेस में इसको पढ़ा हुआ है। ये देखिए, एक आउटर मेम्ब्रेन है और एक इनर मेम्ब्रेन है, ठीक है। इसके अंदर, इनर मेम्ब्रेन के अंदर आप देख रहे होंगे फ्लैट डिस्क, फ्लैट सैक प्रेजेंट है जिनको हम थैलाकोइड्स बोलते हैं। ये जो ग्रीन कलर के स्ट्रक्चर्स आपको दिख रहे हैं, ये सभी जो कॉइन्स की तरह दिख रहे हैं, वो उनको हम क्या बोलते हैं? थैलाकोइड कहते हैं। एक को हम थैलाकोइड कहते हैं, ठीक है। और इनके अंदर ही क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है, ठीक है। अब थैलाकोइड जो है वो जब एक के ऊपर एक अरेंज हो जाते हैं, मतलब पाइल के फॉर्म में अरेंज हो जाते हैं, तो इनको हम बोलते हैं ग्रेना। क्या बोलते हैं हम इनको? ग्रेना कहते हैं, या फिर ग्रेनम कह सकते हैं। और अंदर जो इनर मेम्ब्रेन है उसके अंदर जो एक मीडियम है, ठीक है, जिसमें ये थैलाकोइड्स और ग्रेनम ये सब प्रेजेंट है, इसको हम बोलते हैं स्ट्रोमा, ठीक है। अब आप देख रहे होंगे कि ये जो दो ग्रेनम है उनके बीच में भी कनेक्शन डेवलप है। उस कनेक्शन को हम बोलते हैं स्ट्रोमा लैमिला, या फिर बोलते हैं स्ट्रोमा थैलाकोइड। क्या बोलते हैं हम उसको? स्ट्रोमा थैलाकोइड कहते हैं, ठीक है। अब हम देखेंगे, आगे मूव करते हैं, सेक्शन ऑफ लीफ। अब लीफ के इंटरनल स्ट्रक्चर को हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं। इसमें आप देख रहे हैं कि जो लीफ है उसमें बाहर की तरफ, या फिर बोल सकते हैं ऊपर की तरफ जो लेयर होती है उसको बोलते हैं एपिडर्मिस, और नीचे की तरफ जो लेयर है उसको भी एपिडर्मिस कहते हैं। अब क्योंकि ये ऊपर साइड में, इसलिए इसको अपर एपिडर्मिस कह रहे हैं और इसको बोल रहे हैं लोअर एपिडर्मिस। अपर एपिडर्मिस जो है वो कंटिन्यूस होती है, लेकिन लोअर एपिडर्मिस डिसकंटिन्यू होती है कहीं कहीं पर, जहाँ पर कि जो एपिडर्मिस के सेल्स हैं वो मॉडिफाई होकर गार्ड सेल्स का फॉर्मेशन करते हैं, और जहाँ पे ये प्रेजेंट होते हैं गार्ड सेल्स, उस रीजन को हम स्टोमेटा कहते हैं, ठीक है। अब आप देख रहे हैं अपर एपिडर्मिस के नीचे और लोअर एपिडर्मिस से ऊपर मीजोफिल टिश्यू प्रेजेंट होता है। ये मीजोफिल टिश्यू दो टाइप का होता है, पैलिसेड मीजोफिल टिश्यू एंड स्पॉन्जी मीजोफिल टिश्यू। अपर एपिडर्मिस के नीचे फिंगर लाइक ये सेल्स हैं, इनको बोलते हैं पैलिसेड मीजोफिल टिश्यू। और लोअर एपिडर्मिस से ऊपर ये स्पेरिकल सर्कुलर जो सेल्स हैं, इनको हम बोलते हैं स्पॉन्जी मीजोफिल टिश्यू। ये दोनों ही टाइप के जो टिश्यूज हैं, इनके अंदर क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होता है। एपिडर्मिस में भी क्लोरोप्लास्ट होता है, लेकिन एपिडर्मिस में क्लोरोप्लास्ट नहीं होता है, सिर्फ गार्ड सेल्स जो हैं लोअर एपिडर्मिस के, उनमें क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होता है। अब हम स्टोमेटा के बारे में पढ़ेंगे। स्टोमेटा जो है वो लोअर एपिडर्मिस में प्रेजेंट था, अभी हमने लीफ के इंटरनल स्ट्रक्चर में देखा, लेकिन ऐसा हमेशा सभी प्लांट्स के लिए करेक्ट नहीं है। ये जनरली हमने बताया आपको कि लोअर सरफेस पे प्रेजेंट होता है। कुछ ऐसे भी प्लांट्स होते हैं जिनके अपर लोअर दोनों सरफेस पे प्रेजेंट होता है। कुछ ऐसे प्लांट होते हैं जिनके अपर सरफेस पे ज़्यादा होते हैं, लोअर सरफेस पे कम। कुछ ऐसे प्लांट जिनके लोअर सरफेस पे ज़्यादा, अपर सरफेस पे कम। कुछ ऐसे भी प्लांट होते हैं जिनके ना तो अपर सरफेस पे स्टोमेटा होते हैं, ना लोअर सरफेस पे स्टोमेटा होते हैं। वहाँ स्टोमेटा जो है वो मॉडिफाई हो जाते हैं। तो स्टोमेटा होते क्या हैं एक्चुअल में? ये माइन्यूट पोर्स होते हैं जो कि एपिडर्मिस लेयर में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। लीव्स में, जनरली लीव्स में प्रेजेंट होते हैं, लेकिन जो सॉफ्ट और डेलिकेट स्टेम वाले प्लांट्स होते हैं उनके स्टेम में भी प्रेजेंट होते हैं स्टोमेटा।
और इनका फंक्शन क्या है, ये गैसेस एक्सचेंज करते हैं, गैसेस एक्सचेंज ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस एंड रेस्पिरेशन एज वेल। रेस्पिरेशन में भी ये गैसेस एक्सचेंज करते हैं। अब प्लांट को रेस्पिरेशन में कौन सा गैस का रिक्वायरमेंट होगा, ऑक्सीजन गैस का रिक्वायरमेंट होता है, ठीक है। और ये प्लांट जो है फूड के साथ में इस ऑक्सीजन को कंबाइन करके कौन सा गैस प्रोड्यूस करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड गैस। तो ये हो गया रेस्पिरेशन में। फोटोसिंथेसिस में क्या होता है, फोटोसिंथेसिस में प्लांट को कार्बन डाइऑक्साइड की ज़रूरत होती है और वो फूड प्रिपेयर करके उसके साथ साथ में ऑक्सीजन प्रोड्यूस कर देते हैं। ये दोनों अपोजिट प्रोसेसेस रहती हैं। इन दोनों प्रोसेस के टाइम पे जो भी गैसेस एक्सचेंज हो रहा है वो इस स्टोमेटा के ही थ्रू होता है। यहाँ से स्टोमेटल ओपनिंग के थ्रू ये गैसेस एंटर करती हैं और प्रोसेस के हिसाब से, प्रोसेस के अकॉर्डिंग और गैसेस बाहर भी रिलीज होती हैं। हम फोटोसिंथेसिस को थोड़ा और डिटेल में देखते हैं कि फोटोसिंथेसिस के जो रॉ मटेरियल्स हैं वो क्या क्या रहते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड और H2O, वाटर तो रहते ही है, साथ ही साथ में यहाँ पे रॉ मटेरियल में आप देखते हैं क्लोरोफिल और सनलाइट भी होता है। तो सनलाइट कहाँ से मिलता है प्लांट को, वो सन से मिल जाता है। वाटर कहाँ से मिलता है, वाटर मिलता है रूट से। प्लांट जो है वो अपने रूट से वाटर को एब्जॉर्ब करके जाइलम के थ्रू, जाइलम टिश्यू के थ्रू, जिसको हम वाटर कंडक्टिंग टिश्यू कहते हैं, वो पूरे प्लांट में हर एक पार्ट में उस वाटर को पहुंचा देता है, ट्रांसपोर्ट कर देता है, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड हमें कहाँ से मिलता है, कार्बन डाइऑक्साइड हमें मिलता है एटमॉस्फेयर से। हमारे एटमॉस्फेयर में 0.036% कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट है। वहाँ से प्लांट अपना इस कार्बन डाइऑक्साइड को, जो कि रॉ मटेरियल है, उसको ऑब्टेन करता है, ठीक है। इसके बाद में वाटर, जो हमने आपको बताया, वाटर प्लांट वाटर एब्जॉर्ब करते हैं जाइलम टिश्यू के थ्रू, रूट्स के थ्रू, रूट से एब्जॉर्ब करके जाइलम से उसका ट्रांसपोर्टेशन होता है। लेकिन 99% वाटर जो प्लांट एब्जॉर्ब करते हैं, 99% जो वाटर एब्जॉर्ब करते हैं, and this water is lost through transpiration process। और ये ट्रांसपिरेशन प्रोसेस किसके थ्रू होता है, ये भी स्टोमेटा के थ्रू होता है। तो स्टोमेटा के दो फंक्शंस हो गए अभी यहाँ पे, गैसेस एक्सचेंज ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस एंड रेस्पिरेशन, और दूसरा जो फंक्शन है वो ये हो गया, हेल्प्स इन ट्रांसपिरेशन प्रोसेस, ठीक है। ट्रांसपिरेशन प्रोसेस इज द प्रोसेस इन विच द एक्सेस वाटर दैट इज प्रेजेंट इन द एरियल पार्ट्स ऑफ द प्लांट, दैट इज लीव्स, is lost in the form of water vapor through this stomata। याद रखेंगे आप लोग, 99% वाटर जो है वो वाटर वेपर के फॉर्म में लूज हो जाता है स्टोमेटा के थ्रू, ठीक है। तो अभी आपने पढ़ लिया कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से मिल रहा है, H2O कहाँ से मिल रहा है, क्लोरोफिल इज ऑलरेडी प्रेजेंट इन द ग्रीन पार्ट्स ऑफ द प्लांट। कहाँ पे, ग्रीन पार्ट्स में लीफ आता है मेनली, लीफ के अंदर क्लोरोप्लास्ट और क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्लोरोफिल, लेकिन ये क्लोरोफिल एक्चुअल में कहाँ है, थैलाकोइड्स के अंदर है, ठीक है। तो अभी फोटोसिंथेसिस का रिएक्शन देखिए, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ में H2O कंबाइन हो रहा है सनलाइट और क्लोरोफिल के प्रेजेंस में, कार्बोहाइड्रेट बन रहा है ग्लूकोज के फॉर्म में और ऑक्सीजन गैस प्रोड्यूस होती है। यहाँ पे एक और बात ध्यान रखना कि जो ग्लूकोज बन रहा है, इट गेट्स टेम्पररी स्टोर्ड इन प्लांट पार्ट्स इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च, ठीक है। स्टार्च के फॉर्म में ये स्टोर हो जाता है टेम्पररी फॉर्म में, और उसके बाद में ये जो स्टार्च है ये भी कन्वर्ट हो जाता है सुक्रोज में, ठीक है। इसमें कन्वर्ट हो जाता है, सुक्रोज में कन्वर्ट हो जाता है, फिर जाके ये स्टोर होता है जाके प्लांट पार्ट्स में जाके, ठीक है। तो ये कुछ रॉ मटेरियल से रिलेटेड हमने आपको इंफॉर्मेशन यहाँ पे दी। अब हम देखेंगे कि इस फोटोसिंथेसिस का मैकेनिज्म क्या है, मतलब ये एक्चुअल में कैसे प्रोसेस होती है। तो मैकेनिज्म ऑफ फोटोसिंथेसिस में दो स्टेप्स होते हैं, दो प्रोसेसेस हैं, एक को बोलते हैं लाइट रिएक्शन, दूसरे को बोलते हैं डार्क रिएक्शन। लाइट रिएक्शन को हम लाइट डिपेंडेंट फेज भी कहते हैं, मतलब इस प्रोसेस में जो भी प्रोसेसेस हो रही होंगी, इस फेज में जो भी प्रोसेसेस हो रही होंगी, उनके लिए लाइट का होना जरूरी है, एसेंशियल है। और लाइट इंडिपेंडेंट फेजेस में जो भी प्रोसेस हो रही हैं, उनके लिए लाइट का होना जरूरी नहीं है, वो प्रोसेसेस लाइट के एब्सेंस में भी हो सकती हैं। अब लाइट डिपेंडेंट फेजेस को देखते हैं, इनको हम हिल रिएक्शन भी कहते हैं, ठीक है। लाइट डिपेंडेंट फेज को हिल रिएक्शन कहते हैं, या फिर ये फोटोकेमिकल रिएक्शन भी कहा जाता है। ये कहाँ पे होता है, थैलाकोइड्स में। क्यों, क्योंकि थैलाकोइड्स में होता है क्लोरोफिल,
और यहाँ पे जो पहला प्रोसेस हो रहा है लाइट डिपेंडेंट फेज में, उसमें क्लोरोफिल का रिक्वायरमेंट है। क्या है? एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट एनर्जी बाय क्लोरोफिल। क्लोरोफिल लाइट एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है। उसके बाद में कन्वर्जन ऑफ लाइट एनर्जी टू केमिकल एनर्जी। ये अभी हमने आपको बताया था जब क्लोरोफिल के बारे में बता रहे थे कि क्लोरोफिल ए जो है वो प्राइमरी फोटोसिंथेटिक पिगमेंट है, ठीक है, क्योंकि वो लाइट के कन्वर्जन में केमिकल एनर्जी, लाइट एनर्जी से केमिकल एनर्जी के कन्वर्जन में पार्टिसिपेट करता है। तो ये कन्वर्जन भी, इसके लिए भी लाइट का होना जरूरी है। उसके बाद में स्प्लिटिंग ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। वाटर मॉलिक्यूल स्प्लिट होता है, इसको हम बोलते हैं फोटोलिसिस। अब फोटोलिसिस में क्या हो रहा है? वाटर मॉलिक्यूल स्प्लिट होके हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस का फॉर्मेशन कर रहा है, ठीक है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन फॉर्म करता है, ठीक है। अब इसका हम इक्वेशन से इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। देखिए क्या है इक्वेशन फोटोलिसिस की? 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ H2O, ठीक है, इन प्रेजेंस ऑफ एनर्जी सनलाइट एनर्जी एंड एंजाइम्स, ये फॉर्म करता है 4H+ आयंस। हमने बोला था हाइड्रोजन फॉर्म करता है तो 4H+ आयन फॉर्म कर रहा है। इसके साथ साथ में 4H+ आयन कैसे बन रहे होंगे? 4 इलेक्ट्रॉन लूज हो रहे हैं, और इसके साथ साथ में जो बन रहा है फोटोसिंथेसिस का बाय प्रोडक्ट जिसको हम बोलते हैं ऑक्सीजन गैस, वो इसी फेज में बनती है, ठीक है। तो ऑक्सीजन गैस प्रोड्यूस हो गई। अब हम देखेंगे लाइट इंडिपेंडेंट फेज। लाइट इंडिपेंडेंट फेज को हम क्या बोलते हैं? केल्विन साइकिल कहते हैं, या फिर ये बायोसिंथेटिक फेज होता है, ठीक है। और ये कहाँ पे होता है? स्ट्रोमा में होता है। स्ट्रोमा में क्लोरोफिल नहीं होता है, ठीक है, आपको पता है क्लोरोफिल कहाँ प्रेजेंट है? क्लोरोप्लास्ट के अंदर, थाइलाकोइड के अंदर। तो ये फेज जो है वो लाइट इंडिपेंडेंट है। इसका मतलब ये नहीं कि लाइट जब होगा तो ये फेज नहीं होगा, इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है। इसका मतलब ये है कि लाइट हो या नहीं हो, ये प्रोसेस कंटिन्यू चलती रहेगी, ठीक है। अब इस प्रोसेस में होता क्या है? रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड टू कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बन डाइऑक्साइड गैस कार्बोहाइड्रेट में रिड्यूस हो जाती है। इसका मतलब जो फूड बनता है ग्लूकोज के फॉर्म में, वो यहीं पे बन रहा है, इसी प्रोसेस में बन जाता है, ठीक है। चलिए अभी हम लोग आगे मूव करेंगे। अब हम देखेंगे वेरियस एक्सपेरिमेंट्स दैट आर रिलेटेड टू फोटोसिंथेसिस। तो अभी हमने देखा था कि रॉ मटेरियल क्या क्या है, सनलाइट है, वाटर है, कार्बन डाइऑक्साइड है, तो अभी क्लोरोफिल है। तो अभी इन्हीं से रिलेटेड कुछ एक्सपेरिमेंट्स हैं, देखते हैं फर्स्ट एक्सपेरिमेंट क्या है। इस एक्सपेरिमेंट में हमें ये बताना है कि सनलाइट इज एसेंशियल फॉर फोटोसिंथेसिस। तो देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, एक हेल्दी ग्रीन पॉटेड प्लांट को हम एक डार्क रूम में रख देंगे 1 से 2 डेज में, ठीक है। ऐसा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि प्लांट जो है वो अपने सारा जो रिजर्व फूड है उसको कंज्यूम कर ले, और लीव्स के अंदर कोई भी स्टार्च नहीं रहे। हमने आपको बताया था कि जो लीफ में फूड मटेरियल स्टोर होता है वो किसके फॉर्म में होता है? वो होता है स्टार्च के फॉर्म में। लेकिन ये भी बोला था कि वो टेम्पररीली स्टोर होता है, मतलब 1 से 2 दिन 3 दिन में वो पूरा स्टार्च जो है कंज्यूम हो जाता है, जो भी स्टोर, मतलब वो कन्वर्ट होके किसमें कन्वर्ट हो जाता है? कौन से फॉर्म में? वो कन्वर्ट हो जाता है सुक्रोज के फॉर्म में, ठीक है। तो स्टार्च खत्म हो जाएगा अगर आप 1 से 2 दिन तक इस प्लांट को डार्क रूम में रखेंगे, ठीक है। करेंगे कैसा? आपको उस लीफ के पोर्शन को ब्लैक पेपर से कवर कर देना है, ठीक है। इस तरीके से कवर कर देना है कि क्लिप वगैरह लगा के कि ये हटे नहीं यहाँ से, ठीक है। उसके बाद में अब हम 1 से 2 दिन बाद इस प्लांट को ब्राइट लाइट में फिर से रख देंगे आके, ठीक है। तो कुछ घंटों के बाद में हम क्या करेंगे, इस लीफ को निकाल लेंगे, प्लांट से अलग कर देंगे। अब इसको अल्कोहल से डीकलराइज कर देंगे। अब हम प्रेजेंस ऑफ स्टार्च का टेस्ट करेंगे विद आयोडीन सोल्यूशन। हम क्या ऑब्जर्व करेंगे यहाँ पे कि द पोर्शन ऑफ लीफ कवर्ड विद ब्लैक पेपर डज नॉट शो एनी प्रेजेंस ऑफ स्टार्च। कि जो कवर लीफ जो कवर थी ब्लैक पेपर से, वो स्टार्च का प्रेजेंस नहीं दिखा रहा है। क्यों ऐसा नहीं दिखा रहा है उसको समझिए। कि जो फूड प्रिपेयर होता है प्लांट के द्वारा कार्बोहाइड्रेट्स के फॉर्म में, ठीक है, वो स्टार्च के फॉर्म में स्टोर होता है। दिस स्टार्च रिएक्ट विद आयोडीन सोल्यूशन टू चेंज ब्लू ब्लैक कलर। अब आपने तो ब्लैक कलर इसे पहले डार्क रूम में रखा था ना, डार्क रूम में रखने की वजह से जो पूरा स्टार्च था वो यूज अप हो गया, ठीक है। फिर आपने इसको सनलाइट में रखा, लेकिन अभी भी वो लीफ का जो पोर्शन है वो कवर था ना ब्लैक पेपर से, तो वहां पे सनलाइट नहीं पहुंची,
तो सनलाइट नहीं पहुंची तो क्या हुआ, वहां पे फोटोसिंथेसिस नहीं हुआ। जब फोटोसिंथेसिस नहीं होगा तो स्टार्च फिर से नहीं बनेगा, ठीक है, और स्टार्च नहीं होगा तो फिर वो ब्लू ब्लैक कलर कैसे दिखाई पड़ेगा आयोडीन के साथ में, ठीक है। ओनली दोज पोर्शंस ऑफ लीफ that were exposed to sunlight could photosynthesize and hence change to blue black color when tasted with iodine solution। अब हम दूसरा एक्सपेरिमेंट देख रहे हैं यहाँ पे बताना है कि क्लोरोफिल इज एसेंशियल फॉर फोटोसिंथेसिस। पहले वाले एक्सपेरिमेंट में हमने क्या बताया कि जो सनलाइट है दैट इज एसेंशियल फॉर फोटोसिंथेसिस प्रोसेस। अब इसमें देखिए एक वेरीगेटेड प्लांट का हमें लीफ लेना है। वेरीगेटेड प्लांट वो होता है जिसके लीफ में ग्रीन और नॉन ग्रीन एरियाज होते हैं, ठीक है। एक मनी प्लांट या क्रोटन प्लांट जो है वो इस टाइप का होता है। तो इसे हम क्या करेंगे 2 से 3 दिन तक डार्क में रखेंगे ताकि जो स्टार्च है वो यूटिलाइज हो जाए, ठीक है। अब इसके बाद में इस प्लांट को सनलाइट में रखेंगे 6 आवर्स के लिए फोटोसिंथेसिस होने के लिए। फिर लीफ को हम प्लग कर लेंगे, रिमूव कर देंगे, ठीक है। और हम उसके ग्रीन एरियाज को एक शीट ऑफ पेपर में ट्रेस करेंगे, ठीक है। अब हम इसको डीकलराइज करेंगे अल्कोहल का यूज करके, और इसको उसके बाद में डाइल्यूट सोल्यूशन ऑफ आयोडीन में डिप करना है कुछ मिनट्स के लिए। अब लीफ को निकालकर पानी से वॉश करेंगे और फिर इसको जो ट्रेसिंग्स हैं उनसे हम कंपेयर करेंगे। ऐसा दिखाई पड़ेगा कि जो ग्रीन एरियाज थे लीफ के वो फोटोसिंथेसिस कर रहे थे, ठीक है। तो एक्सप्लेनेशन क्या है कि लीफ जब अल्कोहल से ट्रीटमेंट हुआ उसका तो उसने ग्रीन कलर लूज कर दिया, क्लोरोफिल पिगमेंट लूज कर दिया, और ब्लू ब्लैक कलर जो है वो ऑब्टेन हो रहा है आयोडीन के साथ में। द लीफ इज ट्रीटेड विद अल्कोहल सो दैट इट लूज इट्स ग्रीन कलर, ठीक है, एंड ब्लू ब्लैक कलर ऑब्टेन्ड आफ्टर ट्रीटमेंट विद आयोडीन। द ग्रीन पार्ट्स कंटेन क्लोरोफिल, ठीक है। तो लीफ है उसके जो ग्रीन पार्ट्स है उसमें क्लोरोफिल है। Only these parts could photosynthesize and manufacture food. The change in color was obtained only in these plants, ठीक है। इन्हीं जो भी ब्लू ब्लैक कलर आएगा वो सिर्फ इन्हीं प्लांट्स में आएगा। आपने जो पेपर में ट्रेस किया था उससे आप चेक कर सकते हैं जो नॉन ग्रीन पार्ट है वहाँ पे फोटोसिंथेसिस नहीं हो रही है इसलिए वो ब्लू ब्लैक कलर नहीं शो करेगा, वहाँ पे क्लोरोफिल नहीं है इसलिए, ठीक है। तो ये क्लोरोफिल का अब हम नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट देखेंगे जिसमें CO2 इज एसेंशियल फॉर फोटोसिंथेसिस। आपको क्या करना है, 2 हेल्दी पॉटेड प्लांट्स लेने हैं सेम साइज के, और इनको एक को लिख देना है A और दूसरे को लिख देना है B, ठीक है। हमने इसको A लिख दिया, इसको B लिख दिया। डार्क रूम में रखिए इनको और प्लेस 2 ग्लास प्लेट्स अंडर बोथ द प्लांट्स। दोनों प्लांट्स के नीचे हमें क्या करना है, ग्लास प्लेट्स रखनी है। Place a watch glass containing potassium hydroxide beside port A। जो A से हमने मार्क किया था प्लांट उसके साइड में एक वॉच ग्लास में पोटेशियम हाइड्रोक्साइड रख देना है, ठीक है। और उसको कवर कर देना है बाय बेल जार, इन्वर्ट करके बेल जार को रख देना है प्लांट्स के ऊपर, ठीक है। और बी में आपने ये जो सोल्यूशन है वो नहीं रखा है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड नहीं रखा है। तो अब ये पोटेशियम हाइड्रोक्साइड जो है हमें पता है कि ये क्या करता है, कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करता है। इसका मतलब ए वाले जो प्लांट है इसके लिए कार्बन डाइऑक्साइड अवेलेबल नहीं होगी, ठीक है। अब इनके बॉटम को हम सील कर देंगे वैसलीन की हेल्प से, और ये प्रिवेंट करेगा कि CO2 और अंदर एंटर नहीं कर पाए, ठीक है। अब इनको सनलाइट में रखेंगे 2 से 3 घंटे के लिए, और उसके बाद में एक एक लीफ दोनों प्लांट का लेंगे और उनको अल्कोहल के साथ डीकलराइज करके फिर आयोडीन सोल्यूशन यूज करेंगे जैसा कि प्रीवियस एक्टिविटीज में कर रहे थे। तो आप ये ऑब्जर्व करेंगे कि जो प्लांट बी है उसमें हायर अमाउंट ऑफ स्टार्च है एज कम्पेयर टू प्लांट ए, क्योंकि इधर कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा है बी में, यहाँ तो कार्बन डाइऑक्साइड खत्म हो गई, कम रह गई, अभी पोटेशियम हाइड्रोक्साइड ने यूज कर लिया तो स्टार्च कम फॉर्म होगा, ठीक है। तो CO2 इज एसेंशियल फॉर फोटोसिंथेसिस वो यहाँ से एक्सप्लेनेशन देख लीजिए इस एक्टिविटी का। दिस हैपेंस बिकॉज पोटेशियम हाइड्रोक्साइड प्रेजेंट beside plant A absorbs all the carbon dioxide. Therefore, A is not able to photosynthesize and manufacture food. ठीक है। अब हम देखेंगे कि फोटोसिंथेसिस को लेबोरेटरी में कैसे प्रूव कर सकते हैं, प्रोसेस कैसे कर सकते हैं ये। तो इसमें क्या करना है, आपको एक एक्वेटिक प्लांट लेना है हाइड्रिला, ठीक है। हमने हाइड्रिला ले लिया है, इसमें बीकर और एक बीकर लेना है दैट इज फिल्ड विद वाटर। कवर द प्लांट विद
ट्रांसपेरेंट फनल, और इस तरीके का अरेंजमेंट रख लेना जिस तरीके का आपका इस पिक्चर में दिख रहा है, और उस फनल के ऊपर इन्वर्टेड ग्लास टेस्ट ट्यूब भी रखना है, ठीक है। While inverting the test tube, make sure it does not contain any air bubbles. इस तरीके से रखिए कि उसके अंदर कोई भी एयर बबल्स नहीं हो। Place this apparatus in sunlight and observe the changes. After some time, air bubbles emerge in the test tube. अब आपको कुछ टाइम के बाद में एयर बबल्स दिखाई पड़ेंगे इसमें, ये कंफर्म हो जाएगा कि यहाँ पे फोटोसिंथेसिस हो रही थी। अब हम हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन पढ़ेंगे। यहाँ पे हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन क्या होता है? वो न्यूट्रिशन जिसमें ऑर्गेनिज्म अपना फूड खुद से प्रिपेयर नहीं कर सकते सिंपल इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस का यूज करके। इसका मतलब दे विल डिपेंड ऑन अदर ऑर्गेनिज्म फॉर देयर फूड। इस न्यूट्रिशन को बोलते हैं हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। और जिन भी ऑर्गेनिज्म में इस टाइप का न्यूट्रिशन होता है उसको हम हेट्रोट्रॉप्स कहते हैं। यहाँ पे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हमने आपके लिए मेंशन किए हैं, आप लोग इनको पढ़िए। अब हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन 3 टाइप का होता है। उसमें नंबर 1 है सेप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, या फिर इसको सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन भी कहते हैं। और जिन ऑर्गेनिज्म में ये होता है उनको सेप्रोफाइट्स कहते हैं या सेप्रोट्रॉप्स कहते हैं। अब क्या होता है इस टाइप के न्यूट्रिशन में? ऑर्गेनिज्म डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर से अपना फूड ऑब्टेन करता है। जैसे कि यहाँ पे हमने मशरूम का एक एग्जाम्पल आपको दिया है। फंगस जितने भी हैं, मशरूम है, ब्रेड माउल्ड है, ठीक है, ये सभी इसी टाइप का न्यूट्रिशन शो करते हैं। अब हम पैरासिटिक न्यूट्रिशन की बात करेंगे तो ऑर्गेनिज्म ऑब्टेन देयर फूड फ्रॉम द बॉडी ऑफ अदर लिविंग ऑर्गेनिज्म। इस टाइप के न्यूट्रिशन में एक ऑर्गेनिज्म दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी से फूड ऑब्टेन करता है। जो ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म से फूड ऑब्टेन कर रहा है उसको पैरासाइट कहते हैं, और जो ऑर्गेनिज्म इस ऑर्गेनिज्म को पैरासाइट को फूड प्रोवाइड कर रहा है उसको हम होस्ट कहते हैं। पैरासाइट्स यूजुअली जो है वो हार्म करते हैं होस्ट को, ठीक है। इसमें कुछ एग्जांपल हैं, जैसे कसकटा है, ये प्लांट होता है पैरासिटिक प्लांट। प्लाज्मोडियम जो कि मलेरियल पैरासाइट है, ठीक है। राउंड वॉर्म्स, ये हमारे ह्यूमन बॉडी के अंदर रहते हैं, ठीक है। इसके अलावा और भी कुछ एग्जांपल यहाँ पे दे रखे हैं। अब हम इन सभी के ये भी कुछ पैरासाइट्स हैं जिनके एग्जांपल्स हम यहाँ पे देख रहे हैं, ठीक है। तो इन एग्जांपल्स में देखिए, जो फर्स्ट एग्जांपल है वो हमारा प्लाज्मोडियम मलेरियल पैरासाइट का है। सेकेंड एग्जाम्पल जो है हमारा वो ट्रैपेनोसोमा का है, ठीक है। और थर्ड एग्जाम्पल जो हमने लिया है ये ट्रैपेनोसोमा है, ये हमारा कसकटा है, ये एस्कैरिस है, राउंड वॉर्म जिसको कहते हैं, ये टेप वॉर्म है, फ्लैट वॉर्म कहते हैं हम इसको, और ये है लीशमैनिया, काला जार जिसको कहते हैं। ऐसे बहुत सारे पैरासाइट्स हो सकते हैं। अब पैरासाइट्स को हम 2 कैटेगरी में डिवाइड कर देते हैं, एक्टोपैरासाइट्स एंड एंडोपैरासाइट्स। एक्टोपैरासाइट वो होते हैं जो बॉडी लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी के बाहर से न्यूट्रिशन ऑब्टेन करते हैं, और एंडोपैरासाइट्स वो होते हैं जो लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर रहकर अपने न्यूट्रिशन को ऑब्टेन करते हैं। अब होलोजोइक न्यूट्रिशन लास्ट में हम पढ़ रहे हैं। इस न्यूट्रिशन में ऑर्गेनिज्म सॉलिड फूड को कंज्यूम करता है, ठीक है। और ये सॉलिड फूड जो है वो सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स के थ्रू ब्रेक होता है, एब्जॉर्ब होता है, यूज होता है, और लास्ट में जो अनडाइजेस्टेड फूड मटेरियल है वो बॉडी से बाहर रिमूव कर दिया जाता है। कुछ एग्जांपल्स इनके आप देख लीजिए होलोजोइक न्यूट्रिशन के।